हे गाइस नमस्कार। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और जो है कक्षा 12 की पढ़ाई अपनी जारी कर रहे होंगे या तो जारी रखे होंगे। और गाइस आज आप लोगों को टॉप 10 के प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको जो है पेज जो सामने वाला जो पेज है वो देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज आपके जो सर हैं वो आपको व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बताने वाले हैं। व्हीट स्टोन सेतु आपका जो है थ्योरी के दृष्टि से और प्रैक्टिकल के दृष्टि से दोनों दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और इसको आप इतने अच्छे से पढ़िएगा और हम आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे गाइज, क्योंकि इसी के आधार पे आगे आपको मीटर सेतु भी पढ़ना है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से कहीं इससे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो कि जो बीता हुआ सत्र है, वो जो बीता हुए पिछला जो सत्र बीता है उसमें एग्जाम के दौरान मीटर सेतु के बारे में पूछा गया था। तो गाइज आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज व्हीट स्टोन सेतु वाले क्लास को एकदम ज़बरदस्त शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये व्हीट स्टोन नाम कैसे पड़ा? तो भाई इसका आविष्कार, इसका जननी, इसका खोज करने वाला व्हीट स्टोन नामक एक वैज्ञानिक था, इसीलिए इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु रख दिया गया। व्हीट स्टोन सेतु के नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ गया। बात समझ में आई भैया? इसकी खोज कितने में हुई थी? इसकी जो खोज हुई थी सन 1842। कितना भैया? 1842 में इसका खोज हुआ था। व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत आया, इसकी जो खोज हुई सन 1842 में खोज हुआ। और इनका खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता कौन थे भाई? खोजकर्ता कौन थे? व्हीट स्टोन थे। कौन थे? व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पे इनका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ गया। बात समझा? इसे सेतु क्यों कहते हैं? सेतु का मतलब होता है पुल। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल। पुल क्या करता है? एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपको लेके जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। वही ये भी भैया एक सेतु के तरह व्यवहार करता है, धारा को इस सिरे से उस सिरे तक लेके जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध लगाए गए रहते हैं। देखिएगा व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, जो कि R1, R2, R3 और R4 क्रमशः 4 प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जो कि समांतर चतुर्भुजाओं पर आधारित है या समांतर चतुर्भुजाओं पर जुड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिएगा, एक जो है 5वां वायर लगाया गया रहता है, या हम कहते B और D चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसलिए किया जाता है गाइस कि जिससे पता चल सके कि व्हीट स्टोन में जरा सा भी करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता चल जाएगा कि इस व्हीट स्टोन में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये R4 जो है वो हम लोग क्या मान लेते हैं? अज्ञात प्रतिरोध मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अज्ञात प्रतिरोध। इसे हमको इस सेतु की सहायता से ज्ञात करना है। इस सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध R4 को ज्ञात करना है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, व्हीट स्टोन सेतु किस सन में खोजा गया? सन 1842 में। किसने खोजा? व्हीट स्टोन ने खोजा। इन्हीं के नाम पे इनका नाम व्हीट स्टोन सेतु पड़ा। इनमें 4 प्रतिरोध R1, R2, R3 और R4 क्रमशः चतुर्भुज की भुजाओं पर लगे होते हैं और चतुर्भुज की एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है तथा जो है अब ध्यान दीजिएगा, तथा एक सेल का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम लोग कुंजी को ऑन करते हैं तो इस सेल से करंट फ्लो होती है। करंट जो मान लेते हैं फ्लो होने वाली करंट आई है, वो इस सिरे से होते हुए जैसे ही ए पे पहुंचती है तो ये ए पर पहुंचने के बाद इसके पास 2 मार्ग हो जाती है। एक मार्ग में जो करंट फ्लो हुआ उसका नाम I1 और जो दूसरे मार्ग में करंट फ्लो हुआ उसका नाम I2 हो गया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये I1 B पे पहुंचा, जब B पे पहुंचा तब भी यहाँ 2 मार्ग हो गए, एक तो ये मार्ग, एक तो ये मार्ग। तो एक मार्ग को हमने नाम दे दिया I3,
एक मार्ग को आप यहाँ I4 नाम दे सकते थे, पर भाई जितना वेरिएबल का उपयोग करोगे उतना वेरिएबल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये I1 था, ये करंट क्या थी, I1 थी। अब ये I3 इधर आ गई, तो I3 में से I1 में से I3 घटा दिए, I1 में से I3 घटा दिए, ये वाली जो करंट हुई वो I1 माइनस I3 के बराबर हो गई। पुनः बता रहे हैं भैया, ध्यान से समझिएगा, या तो आप इस पे किरचॉफ का पहला नियम लगा दो। किरचॉफ का पहला नियम क्या था कि किसी संधि पे जाने वाली धारा बराबर होती है संधि से निकलने वाली धारा। तो संधि से दो धारा निकल रही है और एक संधि इससे जो है I1 धारा प्रवेश कर रही है। ये I1 है, ये I3 है और ये क्या है, I है। इसका मान आपको नहीं पता, यही आपको ज्ञात करना है। तो क्या बताया गया था, I1 बराबर क्या हो जाएगा, I प्लस I3। I3 इधर आएगा तो I1 माइनस I3 बराबर I। तो इस I का मान I1 माइनस I3 हो जाएगा। बात समझ में आई भैया? अब ध्यान दीजिएगा, ये I3 वाला करंट इससे होते हुए D पे पहुंचा, ये I2 वाला करंट यहाँ पहुंचा। ये दोनों D में मिलकर एक तार से गए तो I3 प्लस I2 वाले करंट R4 प्रतिरोध में प्रवेश कर गए। उस प्रकार ये I1 माइनस I3 इस करंट में आया और C पे पहुंचे। तो जब C से आगे पहुंचे तो टोटल करंट कितना प्रवेश किया था, I। तो आगे आपको I ही करंट मिलेगा, नहीं तो आप इन दोनों को हल करेंगे तो I आपके ये दोनों जो है आप हल करोगे। ध्यान दीजिए, यहाँ BC में कौन बहा है, I1 बहा है, माइनस I3 फ्लो हो रहा है, और CD में कौन हो रहा है अभी, I3 प्लस I2। ये दोनों कैंसिल, तो I1 प्लस I2 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, I के बराबर है। ये जो I1 प्लस I2 है, ये जो I1 प्लस I2 है, ये किसके बराबर है, I के बराबर, इसलिए यहाँ पर I मिल जाता है। गाइस एक बार पुनः समझ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनर भी वाइवा में भी इससे कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा मापने के लिए किया जाता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ये कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर बताता है। ध्यान से समझिएगा, व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन सेतु किसने खोजा, 1800 व्हीटस्टोन ने खोजा। किस सन में खोजा गया, 1842 में खोजा गया। इतनी बातें हो गई। फिर हमने जो समझाया आपको, हमने क्या बताया कि इससे फ्लो होने वाली करंट यहाँ से निकली, यहाँ तक पहुँची, ये दो मार्ग में बढ़ गई, एक का नाम I1 एक का नाम I2। ये I1 जब B पे पहुँची तो यहाँ भी दो मार्ग हो गए, एक मार्ग में I3 हुआ, अगले मार्ग में I1 माइनस I3 हो गए। इसमें से इनको घटा दिए, जो बचा वो करंट हो गया। फिर ये I3 होते हुए यहाँ आई, यहाँ I2 और I3 मिलके I3 प्लस I2 करंट इस वाले सिरे में प्रवाहित होने लगी। आइए हम लोग इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग जो है इनके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो कौन सा, ABDA, बंद पास या बंद लूप ABDA में, ये अब बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। तो बहने वाली धारा कौन है भैया, I1 है, और प्रतिरोध कौन है, R1 है। तो I1 इंटू कितना, R1। ध्यान दीजिएगा, यदि जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में धारा भी जा रही, कहाँ आप किधर जा रहे हो, A से B जा रहे हो, A से B जा रहे हो, तो A से B की दिशा में धारा भी जा रही है, तो इन दोनों को हम तब धारा क्या हो जाएगी, तब धारा ऋणात्मक हो जाएगी। फिर से बता रहे हैं, A से B जा रहे हो तो धारा की भी दिशा इधर है, इसलिए धारा ऋणात्मक हो जाएगी। तो I1 इंटू R1 हो गए। फिर B से कहाँ आ गए, D पर। B से D में आने में कौन सी करंट है, I3, और प्रतिरोध कौन है, G है। तो धारा की दिशा में है तो ये भी हो जाएगी माइनस I3 इंटू G। ठीक, फिर अगली बार D से A पे गए, तो D से A में गए तो जाते समय धारा आपके विपरीत है। देखिए धारा आपकी क्या है, विपरीत है। तो यहाँ हो गया प्लस I2 इंटू R2 बराबर कितना, 0। बराबर कितना है, 0। क्यों, आपने पढ़ा था समेशन IR बराबर समेशन E। ये तो आपने ये वाला पक्ष लिखा, ये क्या है, समेशन E। क्या पूरे लूप में कहीं सेल आपने लगाया है, A से B, D से A,
ABDA के बीच में कहीं आपने सेल लगाया है? नहीं लगाया तो सेल का मान 0 हो गए। अब ध्यान दो, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में I3 बराबर 0, अर्थात जब ये व्हीटस्टोन संतुलन होता है तो इस सिरे से यानी गैल्वेनोमीटर से करंट कोई फ्लो नहीं होता, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं होता। तो यहाँ I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला पक्ष पूरा 0 हो जाएगा। तो I1 हो जाएगा R1 माइनस के साथ, और प्लस क्या बचा? I2 R2 बराबर 0। ये वाला पक्ष उठा के उधर कर दिए तो I2 R2 बराबर, ये उधर गए तो प्लस हो गए I1 R1। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, यदि हमने आपसे कहा इनको इधर कर दें तो इनको इधर करेंगे तो I2 बटे I1 बराबर क्या हो जाएगा? R1 बटे R2। समीकरण नंबर 1 फिर से समझिएगा, I1 को हम लोगों ने इधर की तरफ लाया, R2 को इधर की तरफ गए तो ये समीकरण बन गया। अब कौन सा लूप लगाएंगे? अब लूप लगाएंगे BCDD, ठीक, बंद पास BCDB में। चलिए लगाते हैं। तो B से कहाँ जा रहे हैं? C में। तो B से C पे जा रहे हो तो भाई जिस दिशा में जा रहे हो उसी दिशा में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो करंट हम लोग माइनस लगा देंगे। क्या हो जाएगा? देखिए I1 माइनस I3, और ये माइनस लगा दिए, ठीक, ये क्या लगा दिए? माइनस। फिर प्रतिरोध कौन है? R3। आगे ध्यान दीजिएगा, अब कहाँ गए? C से D पे गए हो तो धारा आपके विपरीत है, तो धारा आपके विपरीत है तो धनात्मक होगी। कौन धारा है? I3 प्लस I2, और प्रतिरोध कौन है? प्रतिरोध R4 है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, फिर D से B गए हो तो D से B गए तब भी धारा आपके विपरीत है, और धारा कौन है? I3, और प्रतिरोध कौन है? गैल्वेनोमीटर G है। बात समझ में आ रही है? बराबर। क्या आपने इस लूप में कहीं से लगाया है? नहीं, तो 0 हो गए, विद्युत वाहक बल 0 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, संतुलन की स्थिति में I3 किसके बराबर है? 0। चूंकि I3 की वैल्यू क्या है? 0। तो जहां I3 है भैया वहीं 0 रख दो उठा के। चलो रखो, पहले रखो I1 यहाँ माइनस 0 इंटू R प्लस I3 यहाँ भी 0 प्लस I2 यहाँ कितना? R4 प्लस I3 की वैल्यू 0 गुणे G का मतलब 0, यानी ये पूरा भाग 0 हो गया। अब देखो, माइनस I का गुणा यहाँ किए, इससे R का गुणा इससे करोगे कोई मतलब नहीं, इनका गुणा करोगे तो माइनस I1 इंटू R, इतने को हल किए, फिर इनको हल किए तो आ गया I2 R4, यहाँ R1, यहाँ R नहीं है भैया, देखिए यहाँ R नहीं है, R3 है, तो R3 लिखिएगा, R3 और ये भाग 0 बराबर 0। ये माइनस वाला उठा के उधर कर दिए, तो माइनस वाला उठा के जब आप उधर किए तो क्या मिला आपको? प्लस हो जाएगा। तो I2 R4 बराबर क्या आएगा? I1 R3, माइनस वाला उधर गया, प्लस हो गया। अब फिर I1 को इधर लाते हैं तो I2 बटे I1 बराबर R3 बटे कितना हो गया? R4। समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो एक पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये भी दोनों पक्ष बराबर होंगे। R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा? R3 बटे R4। तो भैया व्हीटस्टोन के संतुलन की स्थिति ये है कि R1 और R2, R3 और R4 दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब ये R1 और R2 का अनुपात R3 और R4 के बराबर होता है तो भाई इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, बीच वाले वायर में धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात उसका कोई वैल्यू नहीं जाता। फिर से, जब R1 R2 का अनुपात R3 और R4 के बराबर हो जाए तो व्हीटस्टोन किस अवस्था में होता है? संतुलन की अवस्था में होता है।
तब इस स्थिति में इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात समझ में आया। अब मैंने कहा था आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध कौन है? R4 है, वो ज्ञात करते हैं। R4 ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? R4 का मान ज्ञात करने के लिए क्या कर लेंगे? इनका यहाँ, इनको जो है यहाँ कर देते हैं। ये इधर गुणा में है तो इधर किस में आ जाएंगे? भाग में। तो R4 का मान यहाँ आप ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से ज्ञात कर सकते हो भैया। R4 को इनको इधर कर दीजिएगा, इनको इधर करेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार मिल जाएंगे। हल कर दें। यहाँ देखिए, इनका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा किए तो R4 और R1 आ गया, इनका गुणा किए तो R3 और R2 आ गया। R4 चाहिए तो R4 बराबर R3 R2 बटे R1, ये मिल गए अज्ञात प्रतिरोध R4 ज्ञात करने के लिए। अर्थात जुगाड़ क्या है? इस R4 को ज्ञात करने के लिए इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल बटे इसका अनुपात ही अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? व्हीटस्टोन की कहानी खत्म। एक बार सरसरी नज़र में दौड़ा के देख लो भैया व्हीटस्टोन का होते हैं। भैया हमने क्या बताया? कौन खोजा था इसको? कौन खोजा था? व्हीटस्टोन ने खोजा। किस सन में खोजा? 1842 में। इसका नाम व्हीटस्टोन क्यों पड़ा? भाई जो खोज किया था वही अपने नाम पे रख दिए। कौन खोज किए थे? व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने। तो इसीलिए उनका नाम व्हीटस्टोन पड़ा। क्यों सेतु पड़ा नाम? क्योंकि भैया धारा ये जो है, ये धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देता है, सेतु के जैसा काम करता है। सेतु मतलब पुल। ठीक भैया। अब इसमें 4 ठो प्रतिरोध R1 R2 R3 और R4 लगाए रहते हैं, जो कि चतुर्भुज की भुजाओं पर आधारित होती हैं। इनके एक विकर्ण में गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता संतुलन की स्थिति में। और संतुलन कब होते हैं? जब ये दोनों, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में इक्वल होता है। फिर आपने क्या कहा कि जब सेल से जोड़ा तो सेल से निकलने वाली करंट आई ए पे पहुंची तो ये 2 भागों में बढ़ गई, I1 और I2। ये I1 वाला जब B पे पहुंचा तो ये 2 भागों में बटी, एक I3। तो जब I3 एक भाग हो गया तो यहाँ I4 भी लिख सकते थे, पर भाई I4 लिखने से बढ़िया है कि आप इनमें से इसको घटा दो, जो होगा ये करंट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपका ये जो परिपथ है बनाया गया है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, या तो आपको कहीं डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। किसके साथ? मीटर सेतु के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई कल का लेक्चर आप इससे आप जो आपकी अगली लेक्चर आएगी वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।